हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द म्यूजिक पॉडकास्ट। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम ही काफ़ी है और मैं 2 साल से पर्सनली उनको जानता हूँ, वैसे उनको बहुत साल से जानता हूँ। और जब उनसे मिला था तो उससे पहले मुझे लगता था कि बहुत ही नशा करते होंगे वो। बाद में पता चला कि वो तो बहुत ही सिंपल से आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है, मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग इंसान है। इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, हिप हॉपर, रैपर, राइटर, एंटरप्रेन्योर। और मेरे ख्याल से मैं जितने भी आर्टिस्टों से आज तक मिला हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा सपने देखने वाले और सबसे ज़्यादा सपनों पे काम करने वाले आर्टिस्ट हैं। उनके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। बादशाह, थैंक यू, वेलकम टू द पॉडकास्ट, द म्यूजिक पॉडकास्ट। कांग्रेचुलेशंस। तो भाई कितना अजीब लग रहा है आज। बहुत अजीब लग रहा है भैया, बहुत। मतलब मुझे नहीं पता था मैं आपसे ऐसे कैमरों के सामने बातें करूंगा। मुझे भी अजीब तो लग रहा है बट करना तो है ही। तो ऐसे आपने तो बहुत बार किया होगा ना कि अजीब बहुत लग रहा है लेकिन पैसे मिल रहे तो इसलिए कर लिया काम। तो पैसे मिल रहे होते हैं ना। एक्चुअली मेरे को अजीब लग रहा है और पैसे लग रहे हैं। अजीब भी लग रहा है और पैसे भी लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं। हाँ। तो पहला सवाल, जो हिप हॉप एक कल्चर है, हाँ, वहाँ पे क्या है ना, इट्स अ लॉट ऑफ शो, राइट, फ्रॉम शूज टू क्लोथ्स टू कार्स टू लग्जरी टू यॉट टू हेलीकॉप्टर एंड एवरीथिंग। ये जितना ये जो कल्चर है ये, इसमें रियलिटी कितनी है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं वीडियोस में देखता यॉट, मैं दुबई में यॉट में बैठा, मैं आधे घंटे में परेशान हो गया। इतना पसीना, इतनी गर्मी और सी सिकनेस। हाँ, बट मनी गिव्स यू फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट। मतलब इट्स एन एस्पिरेशनल, हाँ, एस्पिरेशन है। जूतों का मुझे वैसे ही शौक था, बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। मैं जूते मैं डिजाइन करता था। आप मुझे अभी दोगे, मैं 5 मिनट में आपको तगड़ा सा डिजाइन दे दूंगा। सबसे महंगे जूते कौन से? जब मैंने लिए थे तो वो 12-1 लाख के थे, अभी वो 24-25 लाख के। जूतों के दाम बढ़ते भी हैं। जूतों के दाम बढ़ते हैं। What is the most expensive jacket or shirt or any clothes which you own? 16-17 लाख की एक जैकेट है मेरे पास। वाओ, घर खरीद लेते हैं। सही बोला आपने। अब मुझे सब वो लगता है, सीरियसली, इस एज में आगे लगता है। शौक बड़ी चीज है। Hustle has become the topmost platform, the best platform for Indian pop or hip hop. You know, a lot has changed post that. बहुत सारे नए आर्टिस्ट डेवलप हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट पॉपुलर हुए और शायद हसल आप फिर कर रहे हो, हसल 3 कर रहे हो। आपके हिसाब से क्या और भी रियलिटी शोज ऐसे आएंगे या आपको लगता है कि हिप हॉप इज स्टिल टू एक्सप्लोर? यू नो, व्हाट इज योर ओवरऑल व्यू ऑन दैट एंटायर हिप हॉप पे? हाँ भैया, हिप हॉप का सबसे बड़ा एनिमी ना हिप हॉप है। वेल सेड। हिप हॉप इज अ माइंडसेट और माइंडसेट इज सपोज टू इवॉल्व। वो जैसे इवॉल्व होता है ना, वो हिप हॉप नहीं रह जाता, वो आपको एंटी हिप हॉप बना देती है। तो हिप हॉप का सबसे बड़ा एनिमी ही हिप हॉप है। अभी तक यू नो देयर आर आर्टिस्ट लाइक नैस जो कमर्शियल नहीं हुए, सेल आउट नहीं है। वहां पे रॉयल्टीज का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहां पे आर्टिस्ट को शादियों में जाके पैसे नहीं कमाने पड़ते। वहां पे आप अपना आर्ट बेचोगे, आपको उसकी वर्थ मिल जाएगी। हाँ, नैस माइट नॉट बी एज बिग एज टेलर स्विफ्ट, बट नैस इज लिविंग कंफर्टेबली। यहाँ पे अगर आप बहुत प्योर रहोगे ना, अभी टाइम है उसमें। ग्रो हो रहा है, हाँ हो रहा है। कहाँ तक जाएगा, आई एम सॉरी, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। इट्स एक्चुअली वेल सेड। इतनी क्लैरिटी और उसके साथ बोलना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग हिप हॉप की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा और नॉर्मल ले आते हैं। आपको भाई लोग ना अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे मान लो एक म्यूजिशियन है जो आपके साथ प्ले करता है, उसके लिए आप एक मसीहा हो, बिकॉज आपके कारण उनको काम मिलता है, घर चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे आपके साथ काम करते हैं, लेबल्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, उन सब के लिए आप एक हिट मशीन हो, क्योंकि आप गाना दोगे, उनका प्रोजेक्ट हिट होगा, उनको पैसे इनकम होंगे। फैंस के लिए आप एक रिवोल्यूशन हो कि यू नो वो सारी चीजें जो वो जो सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, आपके गानों के थ्रू उनको कनेक्ट होती है। बट असल में आप कौन हो?
भैया मतलब अगर ये सवाल मुझसे आप 6 महीने पहले पूछते तो मेरे पास एक बहुत धांसू सा आंसर होता। मतलब मैंने ये चीज नोटिस करी है कि इंसान की खुद को लेके परसेप्शन भी चेंज होती रहती है। करेक्ट। मतलब आज ही मैं किसी से बात कर रहा था इनफैक्ट कि मुझसे पूछ रहे थे कि व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम आउट ऑफ 10 हाउ मच डू यू फील। तो मैंने कहा आज की डेट में तो शायद 10 फील करता हूँ, लेकिन जब मैं 20s में था तो 5 या 6। रूम पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट। कि जैसे जब मैं जिम जाता हूँ तो 4 ही फील करता हूँ। तो आई थिंक वो परसेप्शन अपने बारे में चेंज होती रहती है। तो अगर आज के बारे में सोचूं भैया मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने सपने पे काम कर रहा है और करे जा रहा है, और यही है और कुछ नहीं है। मतलब मुझे आज हिट होना है, मुझे 100 साल बाद हिट नहीं होना। मैं बहुत क्लियर हूँ और इन द प्रोसेस मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, जगहें देखने को मिल रही है। देयर इज सो मच लव दैट यू स्प्रेड, देयर इज सो मच लव दैट यू गेट। करेक्ट। और वैसे देखा जाए बहुत सही है, लेकिन फिर रात को परसेप्शन नहीं होती कि यार इस सब का मतलब क्या है, जब एक दिन ये सब खत्म ही होना है। तो उस लेवल तक भी चली जाती है बातें। अगर आप एक आउटसाइडर होते, आउटसाइडर कहाँ मतलब आप बादशाह नहीं हो, आप आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया नहीं हो, एक मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपके दिल की भी सारी बातें जानता हूँ। आप तो सब जानते हो अपने बारे में। आप एज एन आउटसाइडर सोचो कि आप कौन हो। मैं बहुत डरा हुआ इंसान हूँ भैया। मैं बहुत डरता हूँ लोगों को खोने में जो मेरे दिल के करीब है। मतलब मुझे हर पल ये होता है कि मैं जो मेरे साथ है ना वो मेरे साथ रहें। ये मेरा बेस। बहुत अटैच्ड हो, इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ, सिर्फ उन लोगों को लेकर जिनके साथ जुड़ जाता हूँ मैं। और मेरे को ये लगता है कि मैं उनका दिल ना दुखाऊं, और उस चक्कर में मतलब भी हो जाते हैं कुछ। लेकिन आई एम दैट पर्सन, और आई हैव ग्रोन अप टू बिकम अ पर्सन हु कैन ऑल्सो बिकम रियली डिटैच्ड। मतलब एज इन की पहले मुझसे ना नहीं बोला जाता था, अब मैं ना बोलना सीख रहा हूँ। अभी भी नहीं बोल पाता, बट बेसिकली मैं वैसा सा इंसान हूँ, बहुत इनसिक्योर अपने रिश्तों को लेकर। अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो लोग अपनी अपनी ना कहानियां बनाते हैं आपकी जर्नी को लेके। व्हाट इज अ रियल जर्नी? एंड यू कैन बी एज कैंडिड एज। हाँ, मैं बिल्कुल। रियल जर्नी ये है कि जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता। मैं कोयर ग्रुप में मेरा दाखिला हुआ, स्कूल के कोयर ग्रुप में मैं अच्छा गाता था उस टाइम। तो एक दिन मैं लेट आया और संगीता लहरी मैम होती थी मेरी, म्यूजिक की मैम, मुझे याद है। बहुत बहुत अच्छी टीचर, मुझे सबसे अच्छी टीचर लगती थी। लेट आया तो उन्होंने कहा कि तू चला जा, क्लास से बाहर निकल जा और आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आया ही नहीं, उसके बाद कभी क्लास में गया ही नहीं। वो मैम एक दिन मुझे मिली, कहती मैं तो मजाक कर रही थी, तू आया ही नहीं। उसके बाद मैं आया ही नहीं। वो 1-2 महीने बाद मुझे मिले। फिर मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट बन गया। मैं पूरी जर्नी बता रहा हूँ आपको। तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलने लग गया मैं, बट फिर उस टाइम क्रिकेट में इतना स्कोप नहीं था। बहुत अच्छा खेलता था। फिर उसके बाद बास्केटबॉल खेलने लग गया। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉट बनने का सपना हुआ। फिजिक्स में काफ़ी मेरी वो थी रुचि, फिजिक्स से ज़्यादा स्पेस में मेरी वो थी एक्सप्लोर करने की। फिर उसके लिए पता चला कि पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं पढ़ा, मैंने कोशिश करी पढ़ने की और ठीक ठाक पढ़ाई हो गई। फिर लिखने का शौक भी मुझे ना स्कूल से ही था। लिखता था मैं। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता था कि किसी को लिख के कुछ सुनाओ ना, वाह, जब कोई उसके मुंह से अप्रिसिएशन आती थी तो मज़ा आता। पहली बार तो लड़कियों के लिए लिखा होगा, मतलब फॉर श्योर। पहली बार मैंने अपने मैथ्स टीचर के लिए लिखा था। वो बहुत तंग करता था और वो बहुत हिट हो गया जो भी मैंने लिखा था। याद है क्या लिखा था? मेरा नाम है रमन, करूँ मैं पैसों का गबन। पहली 2 लाइनें याद है। वो स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाया करता था। फिर एक मिक्सिंग सॉफ्टवेयर आता था, MJ स्टूडियो। पता नहीं किसी को पता या नहीं पता, तो पता नहीं डीजे बजाए उस पे। तो मेरे पास पायरेटेड वर्जन थी, या वो जो डिजिट करके मैगजीन को जो CDs नहीं आती थी उनमें आते थे। 30 मिनट्स के बाद बंद हो जाता था वो।
तो वो मेरा एक दोस्त था अनिरुद्ध सुखवाल, वो मैकेनिकल में था, उसके पास था कंप्यूटर। तो मैंने कहा भाई ये ना जब तू क्लासेस में जाता है ना मुझे दे दिया अगर, तो मैं उसमें वो लोड कर लिया और मैं उसमें मिक्सिंग करता था। और एक दिन मुझे पता चला इसमें रिकॉर्ड भी हो जाता है। हाँ। जो आप करते हो मुझे नहीं पता था। वो एक करके टूल आ रहे थे एक्चुअली, हाँ, अपग्रेड हो रहा था। तो फिर वो रिकॉर्ड करने लग गया। फिर मैंने एक बीट बनाई। फिर मुझे लगा था कि मेरे को ना यही बनना है, बीटें बनानी है। मुझे नहीं पता इसको कहते क्या, प्रोड्यूसर कहते हैं। मुझे लगा मुझे ना बीटें बनानी है ऐसे ऐसे। फिर मैंने धीरे धीरे उन पर रैप करना शुरू। फिर मैंने किसी रैपर का एक्कापेला लगाया, अपनी बनाई बीट पे। मैं क्या यार, फिर मुझे पता चला ऐसे तो यूज नहीं कर सकते। फिर मैंने उस पर खुद रैप किया इंग्लिश में ही। फिर वो अच्छा लगने लगा। आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया? इंग्लिश से स्टार्ट किया था मैंने, बिकॉज देयर वाज नो वन डूइंग इन आवर लैंग्वेज, सो देयर वाज नो वन टू लुक अप टू। तो ये सारा हो रहा है कॉलेज में? सब कॉलेज में हो रहा है। 2002 से 2005 2006 तक। 2006 तक, हाँ 2000। और ये बात है 2004 या 5 की बात है। रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल खेल रहा था। वहां पे खेलते खेलते मैं रैप कर रहा था इंग्लिश में। तो वहां पे एक सरदार जी थे, उनका नाम था नोनी, डीजे नोनी। बाद में पता चला वो डीजे। तो ना बहुत कूल से कपड़े पहन के आता था वो। सबको पता था कनाडा से लाया वो कपड़े। मैं यार बहुत सही बंदा है, जो भी मतलब आइडल होता था कि भाई नोनी आया आज, ज़ेन में आता था वो। तो खेलते खेलते मैं रैप कर रहा, एक वो रुक गया। कहते तो ये क्या कर रहा है तू? मैं क्या रैप कर रहा हूँ? कहते तूने लिखा? मैं यहाँ। कहते करके सुना। तो मैंने करके सुनाया। कहता तू ये लोगों के सामने कर लेगा? मैं यहाँ कर लूंगा, मुझे नहीं पता कितने लोगों के सामने। तो कहता चल ठीक है। तो फिर उसने कहीं, कहता एक पार्टी होती है वहां चलेंगे, ये वो फलाना, तो वहां लोगों के सामने करियो। बहुत लंबी कहानी है भैया यार, क्या कर रहे हो? आराम से, बस बहुत टाइम है। तो मैंने कहा कि भाई पार्टी में जाने के लिए तो कंपनी बेची है। मैंने कहा पार्टी पे जाने के लिए मेरे पास कपड़े तो है नहीं जो तू पहनता है। कहता आ जाएंगे कपड़े। मुझे क्या बताऊं, पालिका बाजार से लेता था कपड़े। डीजे नोनी फ्रॉम पालिका। तो वो ले गया मुझे दुकान, उसने मुझे दिखाया। दोस्त बन गया ना। उसकी गाड़ी में घूमते डर भी लगता था क्योंकि बदमाश टाइप थे ना हम भी। हम मिडिल क्लास एकदम, पापा गवर्नमेंट ऑफिसर, मम्मी टीचर। और ऐसे लड़कों से तो दूर ही, जिसके पास गाड़ी है उस पर तो जा ही नहीं सकते ना, वो तो बदमाश ही होगा। हाँ। और ऊंची ऊंची आवाज लगाते थे, हमारा दिल धड़कता था कि भाई मोहल्ले में आ गया, धीरे कर लिए, वो फलाना। तो वो ले गया पालिका बाजार। तो उसने दिलवाए मुझे कपड़े पहली बार। मैं कहा मुझे कपड़े क्यों दिला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने खुद अपने पहले जूते लाइफ के एयर फोर्स 1 नाइकी नकली पालिका बाजार से लिए थे, जो आज तक मेरे पास पड़े हैं, ब्लैक कलर के थे। एनीवे वहां से निकले, पीवीआर प्रिया होता था पता। और तब प्रिया था वो, वहां पे 2-3 क्लब्स होते थे। तो वहां पे ले गया हमें 11 बजे। बैठे हम वहां, तो मैंने कहा पार्टी की तरह बैठे 12 बजे और 12:15 के बीच में 200 लोग आ गए भैया वहां। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या ये कल्चर इंडिया में है? क्योंकि वो जो गाने चल रहे थे, वो जो कपड़े पहने थे उन्होंने, और जो वहां डांस हो रहा था, वो सिर्फ मैंने वीडियोस में देखा था। वेंगा बॉयज चल रहा होगा? नहीं, हिप हॉप। अच्छा। प्रॉपर 2 50 भी आ गया था तब तक, तो फुल ऑन। मैं यार ये सब यहाँ है। और फिर उसने अनाउंस किया, यो माय बॉय कूली कुल, मेरा नाम था उस टाइम। कूली कुल मेरी ईमेल आईडी थी, coolykul@hotmail.com। माय बॉय कूली कुल इज गोइंग टू डू हिज थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। पहले तो मुझे समझ नहीं आया मेरी अनाउंसमेंट हो रही है। तो फिर उसने माइक दिया। मैंने एक बीट बनाई थी, दिवाली रिदम कहते हैं उसको। जैसे रिदम्स होते हैं, दिवाली रिदम होता है, क्लैप्स पे होता है वो। इट्स अ वेरी ट्राइबल सॉर्ट ऑफ रिदम, सिर्फ क्लैप्स और रेन स्टिक्स। उस पे मैंने टिप टिप का सैंपल डाला, तो वो चलना शुरू हुआ। और मैंने एड्रेनलिन रश में रैप करना शुरू कर दिया। 2 लाइनों तक तो मैं कॉन्शियस था। 2 लाइनों के बाद जो खुल गए सुनने वाले, मैं पागल हो गया। 15 मिनट मैंने परफॉर्म किया और 15 मिनट में मतलब कूली कुल वो कह रहे कौन है लौंडा बाहर का। आई वॉज एन आउटसाइडर फॉर देम। भैया मेरे को कंधे पे चढ़ा लिया। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि फर्स्ट एक्सेस टू फेम एक्चुअली पहली बार ऐसा लगा कि यार फर्स्ट एक्सेस टू फेम दैट वाज। हाँ, और वो पॉजिटिव था।
वाह। हाँ, नहीं कई बार बहुत लोगों का नेगेटिव होता है ना। ट्रू। हाँ, मेरा पॉजिटिव था। तो उसके बाद फिर मैंने चंडीगढ़ में करना शुरू किया, फिर हमारे कॉलेज के फेस्ट में क्लीशे सवाल है, वो जो 200 लोग आप बोल रहे हो, जब वो सक्सेस मिला, आपकी एकदम जेन्युइन फीलिंग क्या थी उस टाइम? है यही थी। और ज्यादा उस मतलब अब मैं देख और ज्यादा है इसलिए था क्योंकि आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देम। हाँ, आई डिडंट ग्रो अप विद देम एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय देम वाज कूल फॉर मी, क्योंकि वो कूल है। हम कई बार मुझे लगता है कि हम मतलब उनमें बहुत प्यार है, उनमें बहुत प्यार है देने के लिए। हाँ, यहाँ कूल इक्वल बन गए एक्चुअली। हाँ, मैं कूल इक्वल बन गया। फिर कॉलेज फेस्ट में मैंने किया और फिर ये चीज और फिर पता नहीं लोगों को इसलिए भी अच्छा लगता था ये कूल है, समझ तो बाद में आनी शुरू हुई है। जो रैप करता है बहुत बड़ी चीज है भाई, रैप करता है बहुत बड़ी चीज है, खुले कपड़े पहनता है, रिबेल था उस टाइम। ये लौंडा अलग है। रैप हिप हॉप इज एक्चुअली अ रिबेलियन कल्चर इन जनरल। हमारे अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा ना वो दिखता है सामने वाले में कि यार ये जो हम सोचते हैं ना, हाँ वो कर रहे हैं, हाँ। यार ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, हमारे जैसा लौंडा, लेकिन भाई ये अलग है। हाँ, ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, ये है वो है, इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं तो मतलब मैं पैक में था तो वहां सारे पंजाबी थे, तो उनको ये भी लगता था कि दिल्ली का लौंडा तेज है, ऐसा तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस में मैं वो सब चीजें कर रहा था जो, बट मेरे को मजा आ रहा था। फिर एक क्लब में मैंने किया, वहाँ एक क्लब होता था वेयर हाउस, जो कि उस टाइम बहुत बड़ा क्लब था। फिर वहाँ का जो डीजे था उसका मेरे को अगले दिन फोन आया, कहता ये जो स्टूडियो में एक करना है। तो मुझे सेक्टर 32 चंडीगढ़ में एक बंदा थे ऋषि सिंह, उसके पास ले गया और वहां पे उसने मुझे एक बीट सुनाई। कहते ये बीट है, उस पे हुक को तो थोड़ी पिला दे तू सोडा में विस्की, तो ऐसे सा कुछ था। तो कहते इस पे कुछ करेगा, मैंने किया, वो इंग्लिश में रैप किया। फिर वो सोडा विस्की गाना वो हिट हो गया, बहुत बड़ा हिट हो गया उस टाइम। फ्रैंक फिन म्यूजिक पे आया था वो, याद है आपको? एरोस्टेस एकेडमी उन्होंने म्यूजिक में खोला था, वो हिट हो गया। उसमें वीडियो में मैं नहीं था, तो वो मोमेंट मेरे लिए था भाई, ये गाना मतलब वो मेरी लाइफ में पहला मोमेंट था कि मेरे साथ कोई गाना सुन रहा है, उसको पता नहीं मैंने गाया, तो वो भी मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर वो जो ऋषि सिंह जो था, उसके यहाँ एक बंदा आता था अनूप कुमार, तो कहता है मैं जानता हूँ तो कहते ये रैप किसने किया है? मैंने कहा मैंने किया। कहते तूने किया? मैंने कहा थोड़ा, उस टाइम तो बिल्कुल ही अंग्रेज लग रहा था। कहते कहाँ से तुम? मैं दिल्ली। कहते तू इधर से कनाडा से या यूएस? मैं तो मेरे तो पासपोर्ट ही नहीं है भाई। तो कहता अच्छा, कहता एक ना एक बंदा है वो बहुत तगड़ा म्यूजिक बनाता है। मैंने कहा कौन है? कहता हनी सिंह, दिल्ली का है, नहीं इंग्लैंड का है। अच्छा, कहते इसके साथ करेगा? मैं कहा इसका नाम सुना हुआ है मैंने, उस टाइम अंडरग्राउंड में मैंने उसके गाने सुने। मैं कहा ये तो अच्छा काम करता है। मैं कहा तू जानता है इसको? कहता हाँ मैं मैनेज करता हूँ इसको। मैं कहा हाँ करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसने मुझे मिलवाया हनी से। फिर मैं हनी से मिला। फिर हनी पहले दिन कहता कि पाजी जब आओगे ना मिलने, तो फोन पे बात हुई, तो अनूप कुमार कहता कि तेरे को इसके साथ एल्बम करनी चाहिए। मैं कहा हाँ करनी तो इसके साथ चाहिए, क्योंकि म्यूजिक इसी को है अकल। जो टिम्बालैंड में बहुत सुनता था और वो वैसा सा म्यूजिक बहुत बनाता था। मैं कहा टिम्बालैंड के पास तो कहीं जाऊंगा, तो इससे सुनता हूँ, इसकी मतलब सेंसिबिलिटीज वो वाली है। तो भाई कहता कि 10 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास तो पापा के पास गया, पापा 10 लाख रुपए लगेंगे, एल्बम बना दो। तो पागल हो गया तू, कौन सी एल्बम, क्या करता है तू? तो जो भी उनको लगा कि फिर मैं सोच रहा हूँ कि पापा के पास जाके 10 लाख रुपए मांगे होंगे, उस टाइम उनके मन में क्या चल रहा होगा। हाँ ठीक है। उससे पहले भी हो चुका था कि मैंने बताया ना, मैंने रैपर ग्रुप पर बनना है कि क्या करता रहता है तू, ये क्या कर रहा है? वहां तक तो ठीक था, 10 लाख ज्यादा। हाँ भाई तू 10 लाख भैया, पता नहीं 10 लाख में जमीनें आ जाती थी। हाँ 1 करोड़ हो गया आज का। पता नहीं मैंने पापा को कन्विंस कर लिया तो नहीं, तो पहले मैं क्या अच्छा मिला दो, कहता नहीं वो मिलता नहीं अब। तो मैंने कहा एक बार पापा मम्मी से तो मिलना ही पड़ेगा। तो साउथ एक्स 2 में कैफे कॉफी डे होता था, पता नहीं कोई बरिस्ता होता था फर्स्ट फ्लोर में, मुझे याद है। मैं
मेरे मम्मी, मेरे पापा और हनी सिंह। सीन सोच लो। 2006 वो बैठे हुए मिल रहे हैं, पता नहीं क्या बेटा क्या करते हो जी, ये करता हूँ, ये फलाना फलाना। तो जी 2-3 लाख रुपए एडवांस, मुझे याद है, थैले में ले गए वो। उसके बाद आया, कहता पाजी जब आओगे ना तो एक सीडी राइट करके लाना, और जिसमें आप जो गाने सुनते हो आपके फेवरेट इंटरनेशनल। तो मुझे याद है 19 गाने आए थे उस सीडी पे। अब वो डाले, उसने वो गाने सुने सारे, उसने एक अपना फोल्डर खोला, माय फेवरेट करके कोई फोल्डर था, वो 19 में से 17 गाने उसके फोल्डर में थे। तो हमारा म्यूजिक टेस्ट इतना सिमिलर था, फैंटास्टिक, इतना ज्यादा सिमिलर हो, मेरा दिमाग खराब हो गया कि इस बंदे ने गाने सुने, उसका दिमाग खराब हो गया कि इस बंदे ने गाने सुने हुए। तो फिर क्लिक ही हो गया कि भाई यही बंदा है, उसको भी लगा यही बंदा है, जो करते हैं कुछ करते हैं। तो फिर यंग थे, रिसोर्सेज थे थोड़े बहुत, इकट्ठी स्ट्रगल सी कर रहे थे। मुझे याद है ओखला में अपना सीपीयू लेके घूमता था, ऑप्ट्रा होती थी, शेवरोले 0318 नंबर होता था। हर गाना बना के ऐसा लगता था कि दुनिया अपनी है। क्या जोन होता है ना, 23 साल की उम्र, अलग ही जोन होता है। शीशे काले भी हो सकते थे तब। हाँ। और ही डिफरेंट जोन था। धीरे धीरे हिंदी में लिखना शुरू किया, और मैंने डिस्कस किया हनी के साथ। मैं क्या भाई, मेरा ऐसा मानना है कि मैं ना हिंदी में करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्या मतलब कुछ भी लिखता था वो हल्का लगता था। फिर हम दोनों ने ना बोहेमिया को सुना, उस टाइम फिर बोहेमिया आया था। करेक्ट। ये भी तो कर रहा है पंजाबी, कितना तगड़ा कर रहा है और कितना नेचुरल लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ अजीब लग रहा है। हाँ। फिर हमने समझा कि एक मतलब फोनेटिक्स है, मीटर है, मीटर भी बोल रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे हिंदी में लिखना शुरू किया, विच वाज बहुत ज्यादा मैच्योर, और ऑब्वियसली फिर रिफाइन हुआ धीरे धीरे। एंड देन एक हनी ने गाना किया था, चंडीगढ़ दे नजारे ने पटिया, राज बराड़ जी के लिए, नो मोर, रेस्ट इन पीस। तो मैंने कहा पाजी आप इसमें रैप करो। कहते क्या करें? मैं कहा भाई मैं लिखता हूँ, मैं चंडीगढ़ रहा था, मुझे सारा पता था। मैं कहा भाई आप इसमें ना पंजाबी में रैप करो, और हम अपने टाइप का करते हैं, हम बोहेमिया वाला नहीं करते, हम अपने टाइप का करते हैं। तो फिर उसमें सारी चीजें लिखी जो चंडीगढ़ में होती थी। इट एक्सप्लोडेड। एंड देन हमने 2007, मुझे याद नहीं भैया वो कब आया था। हाँ, फिर हमने किया ऐसे फिर हमारी यारी शुरू हो गई। फिर बीच में उसको याद आ जाता था कि इससे पैसे भी लेने, इसकी एल्बम बना रहा हूँ। मुझे भी याद आता था कि भाई मेरी एल्बम भी बन रही है। फिर वो कहता कि पैसे चाहिए, फिर 2 लाख रुपए और दिए। गेटअप जवानी एक गाना था वो बना, जिसका वीडियो हमने 2009 में शूट किया था। तो वीडियो पे 6 लाख रुपए मैंने लगाए थे, पापा से फिर लिए, पापा पैसे चाहिए वीडियो के लिए। तो वो जो टाइम था ना भैया, उसमें पैसे सिर्फ लग रहे थे, रिजल्ट कोई आ नहीं रहा था, यू नो। मैं सीख रहा था, बट इट वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि बहुत सीख लिया भाई, अब मुझे करना है। एंड देन फिर डिफरेंसेस शुरू हो गए। फाइनली फिर आपने 2012 में क्विट किया। 2011 के एंड में कर दिया था। एंड फिर आपने पहला गाना कौन सा रिलीज किया? सैटरडे। एंड इट वाज अ हिट। क्योंकि अभी आपने हनी पाजी की बात की, मेरे को आपसे पूछना था कि इतना ट्रोलिंग होता है और ये सारा होता है, आप इंटरनली क्या सोचते हो उसके बारे में? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आई नो आई एम अ गुड पर्सन, और मैं किसी से भी फालतू में हेट नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट आई एम अ पर्सन जो हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। तो अगर मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी मुद्दे की वजह से ही हुई है ना, फालतू में तो मैं कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ना मैं बुली करता, समझा भी चुका 1-2 बार, बट उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा तो फिर दे डू व्हाटएवर दे वांट। मैंने कोशिश की 1-2 बार कि हाँ यार मैं करूं, बट 1-2 बार में मुझे समझ आ गया मैं कर नहीं सकता। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट इस चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों को ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क बाकी लोगों को पड़ता है। क्योंकि बहुत लोगों का, जब भी कोई 2 लोग में कंफ्यूजन होता है ना, बहुत लोगों का बिजनेस चलता है। बट मैं आपको भी एक बात बताऊं, मतलब मेरे पास आके किसी ने अगर बुराई करी है ना, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मतलब मेरा शायद ऐसा रहा होगा
मैं गाली दे सकता हूँ, कोई और नहीं दे सकता। True, that's the ownership. हाँ, मेरा ऐसा रहा भी है। और दूसरा कि ये भी रहा है कि मुझे वो इंसान पता है तो तू मुझे मत पता। True. मुझे फर्क सिर्फ अपनी चीज से पड़ता है। मैं सेल्फिश हूँ, मतलब मैं उस हनी के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी मेरे को सुनना ही नहीं पसंद, सुनना ही नहीं पसंद। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों को साथ में आना चाहिए, और उसकी शुरुआत करने के लिए अगर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। दोनों को हाथ जोड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। आई एम कम्प्लीटली ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों ने साथ में मिलके जो गाने किए थे ना, जो काम किया है, वो काम ना सालों तक चला है, और आने वाले भी पता नहीं कितने डेकेड तक चलेगा। आई लीव अप टू यू बोथ, आई डोंट वांट टू फोर्स। नहीं, ग्रज तो भैया कोई भी ग्रज थी भी तो मिट जाती है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो टाइम ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ग्रज है ही नहीं। गुस्सा आदमी उसी से होता है जिसके साथ रिश्ता होता है, जिसके साथ रिश्ता नहीं होता उससे गुस्सा क्या होगा? ट्रू है ना? हाँ। तो अभी मैं एक्चुअली हर आर्टिस्ट से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ना बैक स्टेज जो लोग रहते हैं उनको बारे में पता नहीं चलता लोगों को कि करते क्या है, और एक आर्टिस्ट की लाइफ में कितने लोग होते हैं। तो अगर आपको अपनी टीम के, जो आपकी टीम में काफी लोग हैं, बट वो जो 5-7 लोग हैं जो रेगुलरली आपके साथ रहते हैं, वो कौन है और वो क्या क्या करते हैं, थोड़ा बता सकोगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ राइट नाउ वुड बी मोहित, जो सिक्योरिटी है। करेक्ट। मेरे साथ घर पे 24/7 इज विद यू। और मेरी उसके साथ इतनी तगड़ी ट्यूनिंग है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इट्स कैमोफ्लेज। और ये पीक है अंडरस्टैंडिंग का। मेरे साथ सूरज है, आपकी टीएम से ही है, लर्निंग। लेकिन ऐसा एसेट किसी को नहीं मिलेगा, मतलब अंधा है वो, जो कि अच्छा भी और बुरा भी है। हाईली इमोशनल, एंड आई लाइक इमोशनल पीपल, क्योंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो मेरे आसपास इमोशनल लोग होने चाहिए। रुनाली हैज जस्ट जॉइंड इन, मुझे बताया गया कि बहुत तगड़ी मैनेजर है अभी पता चलेगा। बट उसके अलावा आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, सौरभ है, जो कि पिछले 1 साल से है। जब आपने मुझे सौरभ से इंट्रोड्यूस किया था, मुझे पता नहीं था वो इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा मेरी जिंदगी। आई थिंक ही इज द एंकर राइट नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई एम द मोस्ट अनमैनेजेबल आर्टिस्ट। पता नहीं क्या करता है कि मैं मैनेज हो जाता हूँ, पता नहीं क्या करता है, पता नहीं। he knows when to get angry on me and he knows when to listen to me. पता नहीं, ये आई थिंक ये वो है, ये गिफ्ट होता है। then of course you, तो अब आपके सामने, आपके प्रोग्राम पे आपकी तारीफ तो मैं करने जरा। फिर आलाप है, मतलब आलाप वो बंदा है जो शायद मैं आपको और सौरभ को नहीं कॉल करूंगा, मैं आलाप को कॉल करूंगा। करेक्ट भाई लग गए तो भाई हट जाएंगे, लग गए तो। आलाप इज पल्प फिक्शन देखी आपने? नहीं देखी, नहीं सुना है। उसमें एक वुल्फ होता है वुल्फ को तब कॉल किया जाता है जब चीजें हाथ से निकल जाती है और वुल्फ आता है, चीजें सेट करता है और चला जाता है। आलाप इज दैट गाय फॉर मी। आई थिंक ही इज फॉर एवरीवन, इज फॉर एवरीवन। फॉर मी ही इज माय मैन फ्राइडे। फिर there's यूनिवर्सल म्यूजिक। यूनिवर्सल में देवराज है, Universal Music Sumit. Universal Music has played a very important role because your first J Balvin track Voodoo is done after signing with them, I think last year, and it was one of the biggest movement for your career as well, for I think Indian music, yes, as well, international but space. Devraj or Sumit, I'm very close to. Sumit is from Universal Music. ये वो लोग हैं जो मेरे लास्ट डायल में आपको दिख जाएंगे। करेक्ट। अभी आपका रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ कि आप स्कूटी चला के अरिजीत के गांव के घर से निकल रहे थे। तो आप क्या करने गए थे? क्या आपका एक्सपीरियंस था? कितनी अलग दुनिया है आपकी और उनकी? मुझसे मेरी बहन पूछती कैसे है वो। मैं कहा जो लौंडे हैं ना, जो लड़कियां छेड़ते हैं, इनको तो बाइक चलानी नहीं आती। मुझे पता है। जो बाइक अरिजीत दादा, जो स्कूटी अरिजीत दादा चलाते हैं, बहुत डर लगता है भाई। हम घूम रहे, मैं पीछे बैठा, सुनो ना, मैं पीछे बैठा, हम जा रहे बाजार,
इतना बिजी, जा रहे स्लो जा रहे, एकदम से कहते होल्ड मी टाइट, वी हैव टू। तो कुछ लड़के थे, यंग से लड़के ना, बाइक पे, और वो स्टार्ट ही कर रहे थे, कहता होल्ड ऑन, वी हैव टू लूज दिस गाइज। चेज होती है पूरी। मैं फास्ट एंड फ्यूरियस वालों को तो पता ही नहीं क्या चल क्या रहा है। वो 2-3 मिनट, मतलब भैया, मतलब ऐसे था जैसे जीपीएस पे कोई ना रास्ता बता रहा है, समझ रहे हो? हाँ, कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ राइट है, और एकदम, और आप सोचो 70-80 की स्पीड पे राइट लिया जा रहा है स्कूटी पे। इट्स नॉट इवन अ बाइक, वो स्कूटी अप्रीलिया की थी, वो अलग बात है। और भाई इतनी पतली, मतलब वो जजमेंट कैसे कर रहे हैं। आई स्वेयर, मैंने अपने काम की कसम मैंने आंखें बंद कर रखी थी। मैं क्या भाई, अरिजीत दादा को अपनी लाइफ की तो फिक्र होगी ना। मेरी छोड़ो, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। नो प्लीज, नॉट एट ऑल। तो एक तो ये मुझे पता चला, और दूसरा मुझे क्या क्या बताऊं मैं, मतलब मुझे इन माई माइंड मुझे पता था कि मुझे इतना ही मजा आएगा। आई थिंक वो सरप्राइज था कि मुझे इतना मजा आ रहा है। मैं वहां गया, तो बहरमपुर में रुका मैं, क्योंकि मैं लेट पहुंचा, तो वहां पे होटल था। तो अब मैं सुबह उतरा उनके गांव जाने के लिए, आधा शहर होटल के सामने। पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस, आधा शहर। और भैया मेरा कसम से मेरा ये था, मैं वहां उतरूं, किसी को पता ना चले, एक इनोवा गाड़ी हो और वो मुझे उनके गांव ले जाए, किसी को कानो कान खबर ना हो। बट मुझे वहां जाके पता चला ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब। बट एनीवे, मैं वहां गया, उनके स्टूडियो में गया, सारा उनका जमावड़ा बैठा था। एक वहां कुर्सी नहीं है और मुझसे चौकड़ी मार के बैठा दिया था। वो रहते भी ऐसे हैं, मौसम भी ऐसा था, खाना भी ऐसा था, स्विच भी ऐसे थे लाइट के, माहौल भी पूरा माहौल। मतलब आई हैड द मोस्ट फन विद द किड्स। दादा थे, फिर उनके दोस्त थे, फिर उनकी टीम थी, और बस बहुत मजे किए। तो आपने जब आप लोग दोनों मिले, आप लोग दोनों शायद पहली बार इतना टाइम अपने साथ में बिताया। हाँ। तो म्यूजिक बनाया? हाँ भैया, बहुत म्यूजिक बनाया। तो कब आने वाला है? वो म्यूजिक इतना बनाया, दादा कहते तू रोज इतना काम कर दिया। मैं कहता नहीं दादा, निकले जा रहा है काम। एक्चुअली माहौल ऐसा है, निकले जा रहा है। वो एक बंदा गिटार बजा रहा है, कुछ निकल गया। वो एक उसमें गया, उसने बीट सुनाई, कुछ निकल गया। मैं कहा दादा मेरे पास बीटें हैं, मैंने दादा को सुनाया, उन्होंने कुछ निकाल दिया। हमने राम जी पे गाना लिखा, कहाँ है मेरे नाम। बट भैया जितना एंजॉय, मतलब मेरे को एक ऐसा लगता है कि जो लिखाई या जो काम मैंने कॉलेज में किया था या उस टाइम किया था ना, वो मेरा बहुत बेस्ट काम था। वहां पे जाके मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आई कि मैं कॉलेज में आ गया। और इस पूरी जर्नी में मतलब मोस्ट एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस अगर कोई है तो? अभी यार जी दादा ने मुझसे गाना गवाया। दादा यहाँ खड़े थे जब मैं गाना गा रहा था, कहते अब तो हुक भी गा, इसका हाई नोट दे। दादा कर लो यार। बहुत, मतलब इमेजिन, आप सीन इमेजिन करो ना, बादशाह अरिजीत दादा के सामने गाना गा रहा है। बहुत सही है, बहुत एम्बैरेसिंग। काश मैं होता, मैंने एक्चुअली मिस किया वो पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन। दादा गवा रहे हैं कि नहीं तो इसको ऐसे गा। मैं कहता दादा इतना ही है जो है, तू गा लेगा, ये इसको अगर वो कर। और गवाया उन्होंने खड़े होकर। मैं कहा गा तो दिया, अभी निकलेगा या नहीं है नहीं पता। आप रिजेक्ट हुए हो लाइफ में, और सबसे बड़ा रिजेक्शन जो आपने हुआ है क्रिएटिवली या कैसे भी, उससे डील कैसे करते हो? क्रिएटिवली जैसे गाने बाउंस हो गए या किसी को आपको बहुत तो पसंद, इसको समझ नहीं आया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिजेक्शन जो था, जो मुझे दो मेरी लाइफ के रिजेक्शन थे जो लड़कियों से हुए थे, जो मुझे दिल पे लगे। मुझे आज तक और कोई रिजेक्शन दिल पे नहीं लगा। एक बार मैं स्कूल में था और एक दूसरी बार मैं स्कूल में ही था। दूसरे रिजेक्शन ने आई थिंक मुझे आर्टिस्ट बनाया था। ये काफी लोगों को शायद नहीं पता। और वो दर्द आज भी आपकी कविताओं में होता है ना? वो रिजेक्शन आज भी है।
ठीक है, जब हम पढ़ते थे ना चाइल्डहुड ट्रॉमा या ट्रॉमा, तो अब समझ आता है ये होता है असली चीज। हम मतलब ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए, ट्रॉमा तो समझ ही नहीं आता था ना, तो अब लगता है कि हाँ ये चीजें इफेक्ट करती हैं। और भाई आपने हमने 2012 तक करियर की बात की, 2012 के बाद 10 साल में आपने काफी सारे गाने किए। बट मैं उन आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने बहुत सारे गाने नहीं किए, बट कंपैरेटिवली आई थिंक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। आई थिंक बहुत कम गानों के साथ। हाँ, द नंबर ऑफ सॉन्ग्स वर्सेस द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस, वो रेशो ज्यादा है। करेक्ट। तो ये और आपने इंडिपेंडेंट भी काम किए, आपने फिल्मों में भी काम किए, और आपने इंडिपेंडेंट में तब काम किया जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाज लाइक अ थिंग। अब तो इंडिपेंडेंट इज द मेन स्ट्रीम। हाँ, बट आपने वो काम किया। इस पूरे एक्सपीरियंस में आपको सबसे ज्यादा काम किसके साथ करके मजा आया? आदित्य देव, बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके। और क्यों? व्हाट इज द रीजन? ट्यूनिंग, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कचक ये बीट बजाओ, क्या बजाओगे आप? करेक्ट। वो मेरा AI है कि अच्छा ये बजाना है तो ये लो बज गए। अगर मैं बोलूँ कि भैया इस बीट को ना थोड़ा डुबा दो, क्या समझे आप? वो समझ जाते हैं। या इस पे थोड़ी चमकीली घेर दो, मतलब ये नॉमेनक्लेचर है हमारे जिनमें हम बात करते हैं और वो ही समझते हैं। तो ही इज वेरी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम। सो जिनको पता नहीं है उनको बता देते हैं, आदित्य देव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर country and he has worked on a lot of songs of done by। तो आपको ऐसा कोई बैकलैशेस नहीं मिला कि किसी ने बोला कि यार आप लाइव में या आपकी जो सिंगिंग क्वालिटी है उसके लिए? भैया देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं इस फील्ड में या मैं जो कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं आया था कि मेरे को कोई कहे भाई ये द बेस्ट सिंगर है। मैं बस ये आया था कि मैं जो कर रहा हूँ वो अप्रिशिएट। ट्रू, वो होता है। मैं हूं ही नहीं सिंगर। मैंने कब बोला भाई मैं सिंगर हूं? मैंने बोला ही कब मैं सिंगर हूं? मैंने कोशिश करी, मैं चल गया, वो गाना चल गया। मैंने कई बार, मैं कितनी ऐसी कोशिशें जो मैं बाहर नहीं निकालता क्योंकि वहां मेरी स्किल हेल्प करती है कि नहीं चलेगा। मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि मैं बेस्ट रैपर हूं। मैंने देखा कि हाँ मैं हिट हो रहा हूँ, हाँ नंबर भी ठीक है, लोग भी जानते हैं, मे बी आई एम द बेस्ट, आई पुट इट आउट। ट्रू। इफ यू कैन चैलेंज इट, मतलब आप आ जाओ, इट इज फाइन। आप आओगे तो मैं और मेहनत करूंगा बिकॉज आई एंजॉय बीइंग द बेस्ट। तो आपने जैसे अभी आपने बात की, एक्चुअली मुझे भी समझ में आया कि आप एक एंटरटेनर हो। व्हेन यू गो ऑन स्टेज और व्हेन यू मेक अ ट्रैक, यू वांट टू एंटरटेन पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, एंड दैट्स योर कोर फिलॉसफी। और मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि दुनिया में इतना स्ट्रेस है, इतना दुख है, अगर आप मेरा 3 मिनट का गाना सुन के एंजॉय कर रहे हो ना, मेरे को बहुत, मैं खुश हूँ। भाई अभी थोड़े से ना पैसों की बात करते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? तो आप ही को पता हो, तो मुझे भी नहीं पता। सबसे ज्यादा पैसा, इसके 2 पहलू हैं भैया। जो मेरे पास आता है आई थिंक वो लाइव शो से सबसे ज्यादा आता है। बट मैं जो भी यंग आर्टिस्ट जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि योर मेजर चंक ऑफ इनकम, if not now then at least in the next 3 years, should be from your music, from your royalties, from your rights. This has to change. तो इस पे एक ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं आपको कुछ टर्म बोलूंगा, उससे आपको क्या समझ में आता है मुझे समझाना। कॉपीराइट नहीं पता। घंटा नहीं पता मुझे। पब्लिशिंग कॉपीराइट की, अगर मैंने कोई गाना बनाया है as the author of that content, उस पे मेरा कॉपीराइट है, क्या मैं ठीक हूँ? कॉपीराइट मतलब मालिकाना हक है आपका। मालिकाना हक। पब्लिशिंग, अगर मैंने एक चीज बना दी, उसको किसी भी फॉर्म में कॉपी करना या पब्लिश करना, इज पब्लिशिंग? नॉट रियली। हाँ, मतलब पब्लिशिंग के अंदर बहुत सारे, जो आपका मालिकाना हक है, जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट फर्दर गेट स्प्लिट व्हेन यू डील विद अ पब्लिशर। ओके। सो पब्लिशर एक पार्ट हो जाता है, कॉपीराइट के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, और एक हो जाता है आर्टिस्ट शेयर। इसमें कंपोजर और आर्टिस्ट का शेयर होता है, फिर लेबल आता है, फिर फिल्म आती है, ऐसे ये तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। सो मैं ये सारा आर्टिस्ट को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इट्स स्टिल अ वेरी लेस नोन सब्जेक्ट एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेबल्स, पब्लिशर्स
एजेंसीज, मैनेजर्स, इन सब की जिंदगी तभी आसान होगी जब देश का हर आर्टिस्ट इन सारी चीजों को समझ में आ सके. अपार्ट फ्रॉम योर म्यूजिक, आप क्या क्या बिजनेस कर रहे हो? Benefit is one of them, which is successful. Yes. Clubs हैं. Dragonfly. अभी एक और खुल रहा है चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट. खो-खो टीम है आपकी? खो-खो टीम है. There's a beer company, Kiba, which has just taken off exponentially. But this is what I want to tell people कि एक तो failures बहुत आएंगे और success धीरे आएगी, लेकिन वो डंका बजा के आएगी जब आएगी. तो आने वाले 3-4 साल में वो कौन से बिजनेसेस है जिसमें आप डेफिनेटली एंटर करना चाहते हो? लिकर, हॉस्पिटैलिटी, आर्टिस्ट डेवलपमेंट. बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बिजनेस नहीं बोलना चाहूँगा, बट एम्पावरिंग पीपल. तो आप अभी जैसे आपने आर्टिस्ट डेवलपमेंट की बात की, जब से मैं आपको जानता हूँ, आपने काफ़ी दिन पहले से आप हमेशा काफ़ी सारे आर्टिस्टों पे काम करते रहते हो. और आपने मेरे ख्याल से अपने करियर में तकरीबन 10-15 आर्टिस्ट तो मिनिमम नर्चर किए, जिनके साथ आपने बैठ के बीट्स बनाई हैं, गाने बनाए हैं, उनको अपने शोज में लेके गए हो, उनके साथ गाने किए हैं, आज भी कर ही रहे हो. डू यू लव डूइंग दिस? एंड आपको इन सारे आर्टिस्टों में से सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करके कि यार ये हितेन को हितेन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए. हितेन को आई थिंक वी ग्रूम्ड हिम फॉर द लास्ट 5 years एंड पीपल हैव ओनली नाउ नोटिस्ड हिम. करेक्ट. एंड नाउ अभी सीरियसली लेना शुरू किया, कंसिडरिंग द अमाउंट्स ऑफ, मतलब जो हिट्स जुगनू उन्होंने किया, प्लेयर्स उन्होंने किया, अभी लाडो करके एक MC स्क्वायर का आया, आज अरिजीत दादा को फोन आया कि मेरे को हितेन के साथ काम करना है. मैं खत्म, हम आज ग्रेजुएशन हो गई इसकी हमारे कॉलेज से. तो हितेन के साथ आया बहुत मजा, बादल के साथ बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज इज अ गुड लर्नर. हितेन तो फिर भी क्रिएटिव है ना, दिमाग इधर उधर चला जाता है उसका, बट बादल इज अ ग्रेट लर्नर. आस्था के साथ बहुत मजा आया मेरे को. आस्था आई थिंक द लॉन्गेस्ट थी, बट आस्था को शायद ये नहीं पता, मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला. मुझे उससे केयरलेसनेस सीखने को मिली. हाउ टू बी अ फ्री बर्ड. आस्था की एक चीज थी, जब हम शो करने जाते थे उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब हम शो करके जाते थे 50% जनता उसकी फैन. I witnessed that. You witnessed that. Yes. Only because वो स्टेज पे फ्री होके नाचती थी, वो एंजॉय करती थी. ट्रू. और मेरे को शुरू में बहुत चिढ़ होती थी कि एंजॉय कैसे कर सकती है, ये तो शो है. एक्चुअली एंजॉय करती थी इसलिए शो है. हाँ, एंजॉय ही तो करना होता है शो पे. करेक्ट. क्योंकि मैं एज अ वो जाता था ना कि यार ये अच्छा साउंड लाइट ये वो, आधा शो तो इसी में निकल जाता था कि सब ठीक चल रहा है नहीं. फिर तो उससे मैंने वो सीखा, हाउ टू एंजॉय. वो मुझे हमेशा बोलते भैया चिल करो यार, तो इतनी टेंशन क्यों, मतलब शी वाज लाइक दैट. तो मुझे लगा हाँ चिल करना बहुत जरूरी है लाइफ में. अगर मान लो टेक्नोलॉजी नहीं होती, डू यू रियली थिंक टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, मान लो सिंगिंग थोड़ी सी वीक है, उनको बहुत फायदा मिला है, और अब AI आ रही है, तो आपके लिए AI क्या है और आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आएंगे? आप कैसे अडैप्ट कर रहे हो उस चीज को? मैं AI से लड़ूंगा नहीं, मैं एंटी AI नहीं हूं. मैं कोई भी वो चीज जो आ रही है ना नई, उसके एंटी नहीं हूं. कोई भी रेवोल्यूशन जा रहा है विच इज मेकिंग जॉब इजी फॉर पीपल, मैं नहीं. आई विल फाइंड अ वे टू मेक मनी आउट ऑफ इट. मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ये होएगा कि मतलब गाने पे लिखा होएगा, जिस गाने पे लिखा होगा कि नॉन AI वो महंगा बिकेगा. हाँ, ये तो इसने अपनी आवाज में गाया. जैसे आज हैंडमेड गाड़ियां होती है, ऐसे आई थिंक नॉन AI चीजें महंगी हो जाएंगी, बहुत महंगी हो जाएंगी. True. Actually, it's a very good perspective. मैंने ऐसा सोचा नहीं था, but it's actually a very good perspective. I don't know when that time is going to come, but there is going to be a time जब handmade चीजें या analog चीजें या असली आवाज में गाई हुई चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी. भाई और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं. अब मैं कुछ चीज आपसे फास्ट पूछता हूँ. कोई न्यू माफिया मंदिर दिख रहा है आपको इन दिनों में बनते हुए, या कोई पोटेंशियल? ब्राउन मुंडे, AP शिंदा,
गुरिंदर। स्टाइल का कितना इम्पोर्टेंस है हिप हॉप में? स्टाइल, पर्सनालिटी। स्टाइल इज इंडिविजुअलिटी। यस। अब जो अरिजीत दादा को ऐसे लोग बताते हैं अरिजीत दादा का क्या स्टाइल है, उनको नहीं पता उनका क्या स्टाइल है। करेक्ट, वेरी वेल सेड। तो अगर आपकी कोई भी पर्सनालिटी मेडअप है तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं। कुछ लोगों की चल रही है। आपकी सोशल मीडिया पे आपकी आर्मी है। हाँ। तो आर्मी के साथ बात होती है, कभी इंटरेक्शन होता है? हाँ। क्या क्या बात होती है? मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्से वाले हैं बहुत। और आप कंट्रोवर्सीज इनवाइट करते हो या जानबूझ के करते हो? भैया जहां स्टेक्स ज्यादा होते हैं ना, वहां डिविडेंड्स भी वैसे से ही होते हैं, और रैपर्स नॉर्मली एज पे ही खेलते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप इसी इंडस्ट्री में कोई एक चीज बदलना चाहो तो क्या बदलोगे? थोड़ा और कोलैबोरेटिव हो सकती है इंडस्ट्री। म्यूजिक लेबल्स को क्या बोलना चाहते हो? आर्ट को कंटेंट की तरह ना क्रिएट करें, ट्रीट करें, आर्ट की तरह करें, और आर्टिस्ट को ह्यूमन की तरह ट्रीट करें। रेडियो स्टेशंस को बदलने का टाइम आ गया, आई थिंक। कुछ तो लाइक यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम्स। आई थिंक कुछ नया करना पड़ेगा रेडियो स्टेशंस को। एज मच एज आई लव रेडियो स्टेशंस, आई थिंक फॉर्मेट में चेंज चाहिए रेडियो स्टेशंस को। मैनेजमेंट, मैनेजर्स इन द कंट्री, म्यूजिक मैनेजर्स, बहुत कुछ है चेंज करने के लिए, बहुत कुछ है। ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी है, जो कि मुझे फ्रैंकली इस कंपनी में आगे पता चला। आपका वियर्डेस्ट फोबिया क्या है? ओह, सबसे वियर्डेस्ट फोबिया है कि जब मैं नाखून काटता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता नाखून काटना है? मुझे ऐसा लगता है मेरी उंगलियां कट जाएंगी, कसम से। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं काटता। मैं जब आप कोई मेरे को नोटिस करना नाखून काटता हूँ, मैं यूं रखता हूँ अपने हाथ 1-2 दिन तो। वाओ, दैट्स अ न्यू थिंग। कौन सा ऐसा? ओह, आपने याद दिला दिया। अगर आपको टाइम ट्रैवल करने को मिले और आपको म्यूजिक इवेंट की हिस्ट्री में जाना हो, कहीं जाना हो, तो कहाँ जाओगे? माइकल जैक्सन सुपर बोल परफॉर्मेंस। He was the only one that I know was born to do it. He was sent by God. He was sent by God to just do this. तूने जमीन पे जाना है और तूने सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनना है। मैटर नहीं करता टेक्नोलॉजी है या नहीं है। फनीएस्ट इंसिडेंट इन योर करियर? पहले से याद है? सारा ही कुछ फनी है, अभी मेरा करियर ही फनी है। कौन बोलेगा मुझे देख के मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा? इट्स फनी। कहाँ से आया हूँ मैं? मुझे गाना नहीं आता, मुझे ना मेरा कोई रिश्ता है कोई इस इंडस्ट्री से। मुझे बस लिखना आता है और मैं बस देख देख के बन गया। मैं शोज में भी कहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि इसमें तो टैलेंट नहीं है, कहाँ से आ गया। मैं मानता हूँ मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, बट मैं भी बोलता हूँ अगर मेरे में टैलेंट होता तो मैं तो तुम ऐसी की तैसी कर देता। What is the silliest joke you know by heart? कि एक बारी एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। ऐसा लग रहा था रेडी एकदम। The silliest joke है ये हर जगह सुनाता हूँ मैं। एक बारी एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है कि मेरे घर आ जाओ, आज कोई नहीं है। बॉयफ्रेंड जाता है, कोई नहीं होता। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको रिसेंटली मिला हो जिसने आपका दिन बना दिया? पतला लग रहा है। एक्चुअली मेरे को पूछना है बीच में यार, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? अभी हाँ, जब चाहे उठना, जब चाहे सोना, जब चाहे खाना, जब चाहे जिसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो आप सक्सेसफुल हो ऑलरेडी? नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करवाता। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिटायर होना है ताकि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं। मतलब मैं सक्सेसफुल, मैं इतना फ्रीडम इसलिए चाहता हूं कि मैं बिना सोचे समझे उनके साथ या किसी के भी साथ जो मेरे दिल के करीब है उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। यही मैटर करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इट्स रिटन, बट कैन आई चेंज सम पार्ट ऑफ दैट डेस्टिनी? कि भगवान थोड़ा सा तू भी एडजस्ट कर ले, बस मैं दुनिया से बेटर हूं इस मामले। जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रूएस्ट एडवाइस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यू वांट टू गिव टू एवरीबडी who wants to come to the music industry and become anybody, उन सब के लिए आपकी फाइनल मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगी? बहुत ही प्रैक्टिकली आई थिंक इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास आता है कि भैया आप मेरे साथ गाना कर लो, मेरी लाइफ बन जाएगी। नहीं बनेगी।
कोई भी इंसान है ना, आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट इंक्लूडेड, हम लोग बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। ग्रैमी लेना है, 100 मिलियन व्यूज चाहिए, हिट हो जाए, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। द डे वी स्टार्ट enjoying the process is the day I can assure you सब हो जाएगा। Learn to love how to make music, learn to love exploring logic या toss, learn to love अरे आज मैंने एक chord बजा दी। इस एक एक चीज को आप enjoy करो। आपको A.R. रहमान बनना है, आपको कुछ, learn to love the day, the moment, that's it. You know, honestly, that's we are finishing on a very good note. So I wanted to genuinely thank you for first agreeing. You're welcome. और इतने दिल से खुले बात करने के लिए, क्योंकि कैसा है ना, हमारा मकसद यही है कि यार आप खुल के बात कर सको। There should be one place जहाँ पे कोई एजेंडा नहीं हो, एजेंडा लेस बात हो और खुल के बात कर सको। तो आई एम श्योर कि सिर्फ आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी जब कोई ये कॉन्वर्सेशन सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार उस पर्टिकुलर टाइम पे ना ये स्पेस था और इस स्पेस में ना ये ईमानदारी की बातें हुई। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कुड गिव अस एंड यू हैव गिवन मी। भैया, कंसिडरिंग जो आपके लाइनअप है पॉडकास्ट की, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, आई एम द लीस्ट talented person to sit on this couch, but I'm the most blessed. You are the most talented, you know it. Thank you, bhai. मुझे पता है यहाँ कौन बैठने वाला है. Thank you so much. Thank you.